दक्षिण पश्चिमी मानसून पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। इससे पहले मैंने दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में बताया कि इसकी दो शाखाएं भारत में प्रवेश करती हैं। अरब सागर शाखा अरब सागर के ऊपर से होकर आती है, और बंगाल खाड़ी की शाखा बंगाल खाड़ी के ऊपर से होकर प्रवाहित होती है। अरब सागर शाखा के विषय में पूरा विवरण आपने लिख लिया है, जो थोड़ी बहुत बातें बची हैं इसमें कवर हो जाएंगी। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको बंगाल खाड़ी की शाखा। मैं बताऊंगा कि बंगाल खाड़ी की शाखा भारत में किन किन क्षेत्रों में वर्षा करती है और किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ आपसे प्रश्न पूछे हैं पिछले वीडियो से संबंधित, उनका उत्तर अपेक्षित है। तो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं बंगाल खाड़ी की शाखा। सबसे पहली बात, दक्षिण पश्चिमी मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इस कारण स्वाभाविक रूप से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा स्वाभाविक रूप से पश्चिमी घाट पर्वत से टकराती है। स्वाभाविक रूप से यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा जाती है। ठीक है, अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर पूरे पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करती है, लेकिन उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने के कारण ही बंगाल खाड़ी की शाखा पूर्वी घाट पर्वत से नहीं टकरा पाती। बंगाल खाड़ी की शाखा पूर्वी घाट पर्वत से नहीं टकरा पाती, क्योंकि बंगाल खाड़ी की शाखा पूर्वी घाट के समानांतर उत्तर की ओर प्रवाहित हो जाती है। इसके चलते यह पूर्वी घाट पर्वत से न तो टकरा पाती है और न ही बंगाल खाड़ी की शाखा पूर्वी तटीय मैदान पर वर्षा कर पाती है। ठीक है, यानी अंतर क्या हुआ कि अरब सागर शाखा पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करती है, जबकि बंगाल खाड़ी की शाखा पूर्वी तटीय मैदान पर वर्षा नहीं कर पाती। यही कारण है कि जहां अरब सागर शाखा द्वारा पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के मालाबार तट पर जून से लेकर सितंबर तक हर दूसरे या तीसरे दिन मूसलाधार वर्षा होती है। वहीं मात्र इसके पूर्व में कुछ किलोमीटर दूर तमिलनाडु का कोरोमंडल तट बिल्कुल शांत और सूखा रहता है। फिर से रिपीट कर दूं कि जहां अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के मालाबार तट पर जून से लेकर सितंबर तक हर दूसरे या तीसरे दिन मूसलाधार वर्षा करती है, वहीं इसके पूर्व में मात्र कुछ किलोमीटर दूर कोरोमंडल तट पर इन्हीं महीनों में कोरोमंडल तट बिल्कुल शांत और सूखा रहता है। ठीक है, यानी कोरोमंडल तट पर इन हवाओं से वर्षा नहीं हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल खाड़ी की शाखा पूर्वी घाट के समानांतर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए सबसे पहले मेघालय की शिलांग पठार से टकराती है। और शिलांग पठार ऐसा पहला स्थल है जहां बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा प्राप्त होती है। शिलांग पठार पर 3 पहाड़ियों पर वर्षा होती है, गारो, खासी, जयंतिया। बीच वाली पहाड़ी का नाम है खासी। मेघालय में शिलांग पठार है, 3 पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतिया। तो शिलांग पठार ऐसा पहला स्थल है जहां बंगाल खाड़ी शाखा द्वारा वर्षा प्राप्त होती है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों पर वर्षा होती है। इन तीनों पहाड़ियों में भी खासी पहाड़ी पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इन तीनों पहाड़ियों पर भी इनमें से खासी पहाड़ियों पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। खासी पहाड़ी पर स्थित चेरापूंजी और मासिन राम में 1080 सेंटीमीटर से भी अधिक वार्षिक वर्षा होती है। वर्षा को हम सेंटीमीटर मापते हैं, वार्षिक या दैनिक हो सकता है। तो यहाँ की वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से भी अधिक है। जबकि मालाबार तट पर जो वर्षा होती है अरब सागर शाखा द्वारा, वह लगभग 250 सेंटीमीटर वार्षिक होती है। 250 सेंटीमीटर वार्षिक मालाबार तट पर, और चेरापूंजी विशेष रूप से खासी पहाड़ी पर स्थित चेरापूंजी और मासिन राम में 1080 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। चेरापूंजी और मासिन राम है। नेक्स्ट पॉइंट, मासिन राम दुनिया में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थल है। अगला पॉइंट, बंगाल खाड़ी की शाखा शिलांग पठार से टकराने के बाद असम की सुरमा घाटी, देखिए असम यहां से लेकर यहां तक विस्तृत है, पूरा यहां तक,
ये है त्रिपुरा, ये है मिजोरम, देख रहे हैं त्रिपुरा मिजोरम। त्रिपुरा के उत्तर में ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये चला आता है असम तक, ठीक है। असम का विस्तार, ये तो मेघालय है, मेघालय की 3 पहाड़ियां, मेघालय के उत्तर में ये असम है और असम का विस्तार त्रिपुरा तक चला आता है यहाँ तक। तो असम का जो मेघालय के दक्षिण में वाला भाग है, मेघालय के दक्षिण में जो असम का क्षेत्रफल है उसे हम सूरमा घाटी कहते हैं। क्या? सूरमा घाटी। सूरमा घाटी किस राज्य में है? असम राज्य में है, ठीक है। तो शिलांग पठार से टकराने के बाद बंगाल खाड़ी की शाखा सूरमा घाटी के रास्ते असम में प्रवेश करती है, सूरमा घाटी के रास्ते असम में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में पहुंचती है, ठीक है। बंगाल खाड़ी की शाखा शिलांग पठार से टकराने के बाद सूरमा घाटी के रास्ते असम में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुंच जाती है। ब्रह्मपुत्र घाटी 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। ब्रह्मपुत्र घाटी 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसके उत्तर में और पूर्व में हिमालय है और ब्रह्मपुत्र घाटी के दक्षिण में शिलांग पठार है। 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरे होने के कारण बंगाल खाड़ी की शाखा की आर्द्र हवाओं को निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता, जिसके चलते हुए तेजी से उफनाते हुए ऊपर उठती हैं। हवाएं पहाड़ियों के ढालों के सहारे तेजी से उफनाते हुए ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने पर क्या होता है? एडियाबेटिक ताप ह्रास होता है। हवाओं के ऊपर उठने पर एडियाबेटिक ताप ह्रास होता है। हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो उनके तापमान में गिरावट आती है और हवाओं की जब तापमान में गिरावट आती है तो हवाओं की सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। ऊपर उठने पर हवाएं ठंडी होती हैं और हवाएं, जब भी विज्ञान का नियम है कि हवाएं ठंडी होंगी तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी, यानी हवाएं अपनी नमी को छोड़ देती हैं। और हवाएं जब नीचे उतरती हैं तो एडियाबेटिक ताप वृद्धि हो जाती है। हवाओं के तापमान में वृद्धि होने से हवाओं की सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है। हवाएं जब गर्म होंगी तो उनकी जलवाष्प को, नमी को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है जब हवाएं गर्म होती हैं तो, जिससे उनकी सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है और नीचे उतरते हुए हवाएं वर्षा नहीं कर पाती है। समझा रहे थे, ठीक है। तो तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरे होने के कारण ब्रह्मपुत्र घाटी में मानसूनी हवाएं उफनाते हुए ढाल के सहारे ऊपर उठती हैं। एडियाबेटिक ताप ह्रास के कारण तापमान में गिरावट होती है और ब्रह्मपुत्र घाटी में अच्छी खासी वर्षा की मात्रा प्राप्त होती है। किस शाखा से? अरब सागर शाखा से, ठीक है। चल बंगाल खाड़ी की शाखा से। नेक्स्ट पॉइंट, शिलांग पठार से टकराने के बाद बंगाल खाड़ी की शाखा हुगली के मुहाने के पास उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती है। ये है हुगली। हुगली यहाँ से लेकर यहाँ तक बहती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये कोलकाता बना हुआ है। जो नीले रंग के धब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमने भारत के कुछ शहर बनाए हुए हैं। ये दिल्ली है, कानपुर, इलाहाबाद, पटना और कोलकाता। तो कोलकाता जहाँ वहीं पर हुगली नदी है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि शिलांग पठार से टकराने के बाद बंगाल खाड़ी शाखा की एक दूसरी शाखा हुगली नदी के मुहाने के पास पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती है और कलकत्ता, पटना, इलाहाबाद, कानपुर होते हुए दिल्ली तक पहुंचती है, ठीक है। उत्तर भारत के मैदान में बंगाल खाड़ी शाखा द्वारा उत्तर भारत के मैदान में प्राप्त होने वाली वर्षा पूरब से पश्चिम की तरफ अर्थात कलकत्ता से दिल्ली की तरफ घटती चली जाती है। उत्तर भारत के मैदान में बंगाल खाड़ी शाखा द्वारा प्राप्त होने वाली वर्षा पूरब से पश्चिम की तरफ अर्थात कलकत्ता से दिल्ली की तरफ घटती चली जाती है, क्योंकि पूरब से पश्चिम की तरफ जाने में हवाओं की नमी धीरे धीरे घटती चली जाती है। हवाएं वर्षा करती हुई आगे बढ़ती हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं उनमें नमी की मात्रा घट जाती है। यही कारण कि कोलकाता में ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है और दिल्ली में सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। दिल्ली में बहुत ज्यादा वर्षा नहीं प्राप्त हो पाती है, क्यों? क्योंकि हवाओं की नमी घट जाती है। तो आप लिखेंगे कि पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर हवाओं में नमी की मात्रा घट जाती है, इसलिए पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा घटती चली जाती है। उदाहरण के लिए कोलकाता में 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कोलकाता में आप इसे लिखेंगे, एग्जाम से पूछ देता है कभी कभी, 4 शहर दे देगा, बोलेगा इनमें से सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, निम्नलिखित 4 शहरों में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? ये 4 शहर है, कोलकाता, पटना, दिल्ली, इलाहाबाद। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगी? कोलकाता में। तो उसी को लिख लीजिए। उदाहरण के लिए कोलकाता में 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, पटना में 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, इलाहाबाद में
76 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। आईएएस के एग्जामों में जो कथन दिए जाते हैं ना, कथन में ये सब सवाल दे दिए जाते हैं और आपके पास दिलचस्पी पूर्वक आपने इसकी पढ़ाई नहीं की है तो कथन को पहचानने की गुंजाइश ही नहीं है। कहेंगे कि ये सब लाइनें कहाँ से देता है उठा के। ठीक है, तो 150 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली अंतिम स्थल है। दिल्ली अंतिम स्थल है जहां बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा प्राप्त होती है। दिल्ली के आगे बढ़ने पर इन हवाओं से वर्षा नहीं प्राप्त होती है। हवाएं तो दिल्ली के आगे भी बढ़ती हैं पाकिस्तान की तरफ, लेकिन दिल्ली के आगे बढ़ने पर इन हवाओं से वर्षा नहीं हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान में अरावली पर्वत, राजस्थान में अरावली पर्वत बंगाल खाड़ी शाखा के मार्ग में पड़ता है। राजस्थान में अरावली पर्वत बंगाल की खाड़ी की शाखा के मार्ग में पड़ता है। परिणाम स्वरूप अरावली पर्वत से टकराकर इन हवाओं द्वारा राजस्थान में वर्षा होनी चाहिए थी। परिणाम स्वरूप अरावली पर्वत से टकराकर इन हवाओं द्वारा राजस्थान में वर्षा होनी चाहिए थी, लेकिन वर्षा नहीं होती। इसके दो कारण हैं। पहला कारण, दिल्ली से आगे बढ़ने पर इन हवाओं में नमी की मात्रा बहुत घट चुकी होती है। जब हवाओं में नमी नहीं तो वर्षा कहां से करेगी। दूसरा कारण, राजस्थान ITCZ का क्षेत्र है। राजस्थान की भूमि ITCZ का क्षेत्र होने के कारण राजस्थान की भूमि बहुत ही गर्म है। इस गर्म भूमि पर जब राजस्थान की गर्म भूमि पर जब बंगाल की खाड़ी की शाखा या दक्षिणी पश्चिमी मानसून पहुंचता है तो हवाएं गर्म हो जाती हैं और हवाएं जब गर्म हो जाती हैं तो हवाओं की सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है, जिसके कारण ये हवाएं राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करके लिखिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान में न तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा वर्षा कर पाती है और न ही बंगाल खाड़ी की शाखा वर्षा कर पाती है। अरब सागर शाखा राजस्थान में वर्षा इसलिए नहीं कर पाती, लिखते जाइए, राजस्थान में वर्षा इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि अरब सागर शाखा अरावली के समानांतर निकल जाती है। अरब सागर शाखा अरावली के समानांतर निकल जाती है, इसलिए वर्षा नहीं होती। और वही बंगाल खाड़ी की शाखा अरावली से टकराती तो है, लेकिन नमी की मात्रा बहुत घट जाती है, इसलिए वर्षा नहीं हो पाती। ठीक है, इसलिए राजस्थान एक सूखाग्रस्त राज्य है। इसलिए राजस्थान एक सूखाग्रस्त राज्य है। सिंचाई के लिए वहां पर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई पोंग बांध से, जहां सतलज और व्यास मिलते हैं ना राजस्थान में। पंजाब में सतलज व्यास पोंग बांध कहते हैं, हरिके बैराज भी कहते हैं। हरिके बैराज है, यहाँ पर हरिके नामक स्थान पर एक बांध बना दिया गया है जहाँ पर पोंग और सतलज, व्यास और सतलज जहाँ पे मिलते हैं राजस्थान में, उसके कहते हैं हरिके। वहाँ पर एक बांध बना दिया गया, उस बांध को कहते हैं हरिके बैराज। हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान में सिंचाई उपलब्ध करवाना। इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर द्वारा राजस्थान में सिंचाई के प्रयास होते हैं, खासकर उत्तरी जिलों में। श्रीगंगानगर जिले और हनुमानगढ़ जिले राजस्थान की जो पंजाब सीमा से और पाकिस्तान सीमा के पास जो जिले हैं राजस्थान के, उन्हें श्रीगंगानगर जिले और हनुमानगढ़ जिले कहते हैं। तो मुख्य रूप से इन कुछ जिलों को सिंचाई की सुविधा मिल रही है, तो फायदा मिल रहा है। लेकिन अभी भी अधिकांश जो राजस्थान सूखा ही है, क्योंकि वर्षा वहां पर नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, नेक्स्ट है फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिने ओर मुड़ने का प्रयास करती हैं। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिने ओर मुड़ने का प्रयास करती हैं। इस नियम के अनुसार जब बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती है, क्योंकि रास्ता पा जाती है ना, यहाँ तो इसकी दिशा इधर है, उत्तर प्रवाहित होते शिलांग पठार और हिमालय से रोक देता है, तो उत्तर भारत के मैदान खुला क्षेत्र इसलिए प्रवेश कर जाता है। लेकिन फेरल के नियम अभी भी काम कर रहा है। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिने ओर मुड़ने का प्रयास करती हैं। यही कारण है कि उत्तर भारत के मैदान में ये हवाएं हमेशा शिवालिक श्रेणी की तरफ बढ़ने का प्रयास करती हैं। इधर शिवालिक श्रेणी की तरफ बढ़ने का प्रयास करती हैं। ठीक है, यही कारण है कि इन हवाओं द्वारा शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी ढालों पर, इन हवाओं द्वारा शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी ढालों पर वर्षा की अच्छी खासी मात्रा प्राप्त होती है। वहीं हवाओं की दाहिने ओर मुड़ने की प्रवृत्ति के चलते ही प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तरी ढाल पर
वहीं हवाओं के दाहिनी ओर मुड़ने की प्रवृत्ति के चलते ही प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तरी ढाल पर वर्षा नहीं मिल पाती या बहुत कम वर्षा होती है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला बुंदेलखंड क्षेत्र एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जहां पर कि सिंचाई संभव ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर बरसात ही नहीं होती है। तो खेती कैसे होगी? यही कारण है कि बुंदेलखंड एक सूखाग्रस्त पिछड़ा, जो क्षेत्र सूखाग्रस्त होता है वो पिछड़ा होगा। क्यों? क्योंकि कृषि आज भी भारत की आजीविका का सबसे प्रधान स्रोत है। भारत की 54% भारत में जो रोजगार परक जनसंख्या है, जो रोजगार करती है, उसका 54% कृषि क्षेत्र में रोजगार पाता है। ठीक है, तो भारत में रोजगार में लगे कुल लोगों का 54% कृषि क्षेत्र में रोजगार पाता है। अब बुंदेलखंड क्षेत्र में वर्षा नहीं होती तो कृषि नहीं है तो क्या होगा? बेरोजगारी होगी, पिछड़ापन होगा, कुपोषण होगा। ठीक है, तो ये हो गया बंगाल की खाड़ी शाखा की विशेषता। तो उत्तर भारत के मैदान में बंगाल खाड़ी की शाखा सबसे ज्यादा वर्षा किन क्षेत्रों में करती है? शिवालिक से लगे हुए क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि शिवालिक के पास जैसे जैसे पहुंचती है ऊपर उठती है तो एडियाबेटिक ताप ह्रास होता है। एडियाबेटिक ताप ह्रास होगा तो हवाओं की सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। ठीक है, तो उत्तर भारत के मैदान में इन हवाओं से सबसे ज्यादा वर्षा शिवालिक की ढालों पर होती है। अगर शहरों के नाम पूछेगा तो सबसे ज्यादा कोलकाता, फिर पटना, फिर इलाहाबाद, फिर कानपुर, फिर दिल्ली। ये हो गया बंगाल खाड़ी की शाखा से पूछे जाने वाले तथ्य, जो कि बार बार पूछे जाते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया। आइए वर्षा के क्षेत्र थोड़ा सा देख लेते हैं कि अंतर क्या है। अरब सागर शाखा पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करती है, नर्मदा भ्रश घाटी में वर्षा करती है, तापी भ्रश घाटी में वर्षा करती है। गुजरात में जो गिर और मांडव पहाड़ियां हैं उनके ढालों पर ये वर्षा करती है। गुजरात हालांकि एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है ज्यादातर, लेकिन गिर और मांडव पहाड़ियां अरब सागर शाखा के रास्ते में पड़ती हैं, इसलिए गुजरात में गिर और मांडव पहाड़ियों की ढालों पर वर्षा होती है। यही कारण है कि गुजरात एक सूखाग्रस्त क्षेत्र होते हुए भी दक्षिणी गुजरात, जिसे हम सौराष्ट्र प्रदेश कहते हैं, सौराष्ट्र क्षेत्र जंगलों से हरा भरा क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर वर्षा प्राप्त होती है। तो इससे पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा होती है, नर्मदा तापी भ्रश घाटी में, सौराष्ट्र प्रदेश में वर्षा होती है, और अरावली के माउंट आबू में स्थित गुरशिखर पर वर्षा होती है। अरावली के माउंट आबू में स्थित गुरशिखर चोटी पर वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि गुरशिखर चोटी पर पहुंचने पर ऐसे ये हवाएं टकरा जाती हैं, इसलिए वहां वर्षा हो जाती है। लेकिन शेष अरावली पर और शेष राजस्थान में अरब सागर शाखा वर्षा नहीं कर पाती। अरब सागर शाखा उत्तर भारत के मैदानों में भी प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि सीधा निकल जाती है हिमालय की तरफ। तो ये हवाएं उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश नहीं कर पाती और न ही ये हवाएं वर्षा कर पाती है। कौन सी? अरब सागर शाखा। जबकि बंगाल खाड़ी की शाखा मेघालय के शिलांग पठार पर वर्षा करती है, ब्रह्मपुत्र घाटी में वर्षा करती है, सुरमा घाटी में, असम की सुरमा घाटी में वर्षा करती है, उत्तर भारत के मैदान में वर्षा करती है, शिवालिक की ढालों पर वर्षा करती है। लिख लीजिए, ये सारा कुछ लिख लेंगे, हमेशा काम देगा जो मैं बोला हूँ। बंगाल खाड़ी की शाखा शिलांग पठार पर वर्षा करती है, सुरमा घाटी में वर्षा करती है, ब्रह्मपुत्र घाटी में वर्षा करती है, कोलकाता से लेकर दिल्ली तक उत्तर भारत के मैदान में वर्षा करती है, शिवालिक पहाड़ी की ढालों पर वर्षा करती है। नोट: बंगाल खाड़ी की शाखा पूर्वी तटीय मैदान पर वर्षा नहीं कर पाती। नोट में अगला पॉइंट लिख लीजिए, बाद में इसे पढ़ाएंगे कि पूर्वी तटीय मैदान पर प्राप्त होने वाली वर्षा बंगाल खाड़ी में बनने वाले उष्ण चक्रवातों से होती है। बंगाल खाड़ी में बनने वाले उष्ण चक्रवातों से पूर्वी तटीय मैदान पर वर्षा प्राप्त होती है, न कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर जो वर्षा होती है वो उष्ण चक्रवातों से होती है। आपने अक्सर देखा होगा हुदहुद, कुछ साल पहले, अभी 2 साल पहले एक हुदहुद चक्रवात आया था। तो ये जो चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उठते हैं, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट से टकराकर भीषण वर्षा करते हैं। लेकिन दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, चक्रवातों से होती है। वहीं तमिलनाडु की कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है ना। जाड़े की ऋतु में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में जाड़े की ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। तो ये सारे स्थल और कहां-कहां किन हवाओं से वर्षा होती है लिख लीजिए, अलग से लिस्ट बनाकर, ठीक रहेगा।
आज के सवाल आपसे हम पूछ देते हैं, इनका उत्तर अपेक्षित है, आप कमेंट में जरूर दीजिए, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें कितनी कुशलता आ रही है आपको इनके प्रश्नों के उत्तरों से पता चलेगा। कोरोमंडल तट पर, पहला सवाल, कोरोमंडल तट पर कब और किन हवाओं से वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पर कब और किन हवाओं से वर्षा होती है? नेक्स्ट, पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? उत्पत्ति कहाँ पर होती है? नेक्स्ट, पश्चिमी विक्षोभ क्या है? क्या है? नेक्स्ट, राजस्थान के माउंट आबू में किन हवाओं से वर्षा प्राप्त होती है? राजस्थान के माउंट आबू में किन हवाओं से वर्षा प्राप्त होती है? नेक्स्ट, मानसून किस भाषा का शब्द है? नेक्स्ट, मानसून पूर्व फुहार भारत के किन क्षेत्रों की विशेषता है? मानसून पूर्व फुहार भारत के किन क्षेत्रों की विशेषता है? पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? किन क्षेत्र की विशेषता है मानसून पूर्व फुहार? नेक्स्ट, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? नेक्स्ट, प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? नेक्स्ट, तीस्ता नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? ठीक। नेक्स्ट, सतलज, गोदावरी और यमुना में सबसे लंबी नदी कौन है? सतलज, गोदावरी और यमुना, इन तीनों में सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। ठीक है। नेक्स्ट, हरिश्चंद्र श्रेणी किस राज्य में है? नेक्स्ट, ऊटी किस पर्वत पर है और किस राज्य में पड़ता है? ऊटी नामक पर्यटन स्थल किस पर्वत पर है और किस राज्य के अंतर्गत आता है? नेक्स्ट, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए और वह किस राज्य में है? वो चोटी जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो किस राज्य में है? नेक्स्ट, नीलगिरी पर्वत का विस्तार किन किन राज्यों में है? नेक्स्ट, हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदी, गंगा की कौन सी हिमालयी सहायक नदी? हिमालयी सहायक नदी मतलब जो हिमालय से निकलती है। गंगा की कौन सी हिमालयी सहायक नदी गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलती है? नेक्स्ट, गोरखपुर किस नदी के तट पर है? गोरखपुर। नेक्स्ट, कर्क रेखा पर स्थित भारत की राजधानी का नाम बताइए। भारत में 28 राज्य 29 राज्य है, तो 29 राज्यों की अपनी राजधानी है ना, वही पूछ रहा हूं कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी का नाम बताइए। नेक्स्ट, पांडिचेरी के 4 जिले कौन कौन से हैं? पांडिचेरी के 4 जिले कौन कौन से हैं? पांडिचेरी 4 जिलों से मिलकर बना है, तो पांडिचेरी के 4 जिले कौन कौन से हैं और ये चारों जिले किन किन राज्यों में स्थित हैं? नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इन प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। आज का वीडियो है समाप्त। भारतीय जलवायु के अंतर्गत कम से कम 2 वीडियो और होंगे। एक में मैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात पढ़ाऊंगा, ठीक है, और दूसरे में भारतीय जलवायु की अन्य विशेषताएं, क्योंकि भारतीय जलवायु से केवल वर्षा से सवाल नहीं आता है, अन्य भी छोटी छोटी चीजों से, तापमान से वर्षा आता है, गर्मी और ठंडी से सवाल पूछे जा सकते हैं। भारत में वर्षा का जो वितरण है, कहाँ किस मात्रा में वर्षा होता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि चेरापूंजी और मासीराम में 1080 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। तो कोई भी सवाल ऐसे पूछ देता है कि सबसे कम वर्षा वाला स्थल कौन सा है, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थल कौन सा है ना, सबसे ज्यादा अवधि तक वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम अवधि तक वर्षा कहाँ होती है, भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये सब एक वीडियो में समेकित करके आपको बता दूंगा, ताकि यहाँ से पूछे जाने वाले सवाल आपसे मिस ना हो, छूटे ना। ठीक है, आज इजाजत दीजिए, कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा। नमस्कार।